हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीएसआई के लिए हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, एमपीएसआई के अलावा जो अन्य राज्यों में एसआई की एग्जाम कंडक्ट की जाती है उसके लिए भी हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारत में जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती है जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उन सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड, इसमें शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा तत्सम तथा तद्भव। ठीक है, तो देखिए इसमें आज मैं इसमें आपको बताऊंगा कि तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। इसके बाद फिर तत्सम शब्द को हम कैसे पहचानेंगे और तद्भव शब्द को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो इसका तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। तो देखिए इसमें पहले जानते हैं कि तत्सम किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए इसमें तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो तत्सम शब्द होता है तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है। तो दो शब्द कौन कौन से होते हैं, तो यहां पर देखिए इसमें कि तत् धन सम। ठीक है, यह कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो दो शब्दों से मिलकर बनता है तत् धन सम। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो तत् का मतलब होता है उसके, तो उसके मतलब किसके, संस्कृत के समान। ठीक है, तो उसके मतलब क्या, यहां पर उसके मतलब है यहां पर संस्कृत। और सम का मतलब क्या हो जाता है, तो सम का मतलब होता है समान। तो किसके समान, उसके समान। तो उसके समान मतलब संस्कृत के समान। तो वे शब्द जो संस्कृत के समान हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात कि जैसे संस्कृत में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वैसा हमारी हिंदी में भी इनका प्रयोग एज इट इज किया जाता है। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो एग्जाम में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के हैं। सरल भाषा में आपको याद रखना है कि ये शब्द संस्कृत के होते हैं और जैसे संस्कृत में इनका उपयोग किया जाता है वैसा हमारी हिंदी में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरा आ जाता है तद्भव। अब तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तो यहां पर देखिए अब आप तो तद्भव शब्द होता है यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यह भी तो तद्भव भी दो शब्दों से मिलकर बनता है। कौन कौन से दो शब्द, तो यहां पर पहला हो जाता है तत् और दूसरा हो जाता है भव। ठीक है, तो यहां पर तत् का मतलब क्या हुआ, तो यहां पर तत् का अर्थ होता है उसके मतलब किसके, संस्कृत के। तो उसके मतलब है यहां पर संस्कृत। ठीक है, और भाव का मतलब क्या हो जाता है, तो परिवर्तन होकर बनना या परिवर्तित होकर बनना, परिवर्तित होकर बनना। ठीक है, तो फिर यहां पर इसका कंप्लीट अर्थ क्या हो जाएगा, तो तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्दों के रूप में परिवर्तित या उनके रूप में परिवर्तन होने के बाद बनते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। आ रहा समझ में, तो याद रखना है आपको कि तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो मूल शब्द में परिवर्तन होने के बाद बनते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तो जो संस्कृत के शब्द थे तो कई वर्षों के बाद संस्कृत शब्दों के रूप में परिवर्तन होता गया और उनके परिवर्तन होने के बाद में जो शब्द बने हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। और जो तद्भव शब्द होते हैं ये थोड़े सरल होते हैं। आ रहा समझ में, और जो तत्सम शब्द होते हैं तो ये संस्कृत के होते हैं। तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनका उच्चारण करने में हमें थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ा सा जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है। और जो तद्भव शब्द होते हैं इनका उच्चारण हम थोड़ा आसानी से कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। ये होते हैं तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। अब इसके बाद में कौन से शब्द तत्सम होते हैं और कौन से तद्भव होते हैं और इनको पहचानने का तरीका क्या है, ये सब आज आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए इसमें इनको तत्सम को और तद्भव को पहचानने का कुछ तरीका है। ठीक है, तो इसके कुछ तरीके मैं आपको आज बताऊंगा। तो इन तरीकों में पहला तरीका यह होता है कि जो तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है, तत्सम शब्द होते हैं और तद्भव शब्द होते हैं, तो इनको आप पहचानेंगे कैसे एग्जाम में, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें पहला तरीका यह है कि जो तत्सम शब्द होते हैं तो तत्सम शब्दों में हम देखते हैं कि ज्यादातर क्ष होता है। जैसे ये क्ष होता है, ये ठीक है, ये क्या होता है क्ष।
तो कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, सीधे छतरी छतरी बोलते हैं। तो इसका छतरी ना बोलते हुए क्या बोलना है आपको, क्ष बोलना है। क्यों क्ष बोलना है, क्योंकि इसमें आधा का होता है और षटकोण का होता है। ठीक है, तो जो तत्सम शब्द होते हैं इसमें यह क्ष होता है और इसी क्ष का क्या हो जाएगा, तो इसी श का जब हम तद्भव शब्द लिखेंगे तो इसका हो जाएगा ख। क्या हो जाएगा, तो इसी का हो जाएगा ख। ये आपको ध्यान रखना होगा। उदाहरण के लिए देखिए कि जैसे हमने लिखा यहां पर क्षीर, क्या लिखा है यहां पर, क्षीर। तो क्षीर यहां पर हमने लिखा है तो ये तत्सम है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तो इसका तद्भव हो जाता है खीर। आ रहा समझ में। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो क्षीर होता है तो ये क्षीर का उपयोग किसमें होता है, तत्सम में, और ये संस्कृत का शब्द है। और जब इसका तद्भव रूप हुआ, मतलब इस संस्कृत के शब्द क्षीर में परिवर्तन हुआ तो इसका क्या हो गया, तो इसका हो जाता है खीर। एक श का हो जाता है ख, इसलिए क्षीर का हो जाता है खीर हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर ऐसे ही जैसे सार, तो ऐसे से सार का क्या हो जाता है, तो इसका हो जाता है हार। क्या हो गया, हार हो जाता है। तो जितने भी संस्कृत के शब्द हैं उन संस्कृत के शब्दों में ये सशत्री का उपयोग किया जाता है, और जो तद्भव शब्द होते हैं तो तद्भव शब्द में यही क्षत्रिय का क्या हो जाएगा, ख हो जाता है। तो इसलिए सार का क्या हो जाता है, ये खार हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर ऐसे ही अगला आ जाता है जैसे क्षेत्र। तो ऐसे जो क्षेत्र होता है तो क्षेत्र का क्या हो गया, तो इसका हो जाता है खेत। आ रहा समझ में, इसका क्या हो जाता है, खेत। तो आपको ध्यान रखना है कि जो तत्सम शब्द होते हैं तो तत्सम में छ का तो हो जाएगा ख और त्र का हो जाता है त। आ रहा समझ में। तो जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो श है तो ये श कैसा है, तत्सम है। तो यहाँ पर इस श का क्या हुआ, ये ख हो जाता है, और जो त्र होता है तो त्र का क्या हो जाएगा, त हो जाता है। इसलिए क्षेत्र का क्या हो गया, यहाँ पर खेत हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें ऐसे ही इसका अगला उदाहरण देखिए, इसे छ का। तो इसे में हम देखते हैं जैसे क्षत्रिय, जैसे ये क्या लिखा है, क्षत्रिय लिखा है। तो इसे क्षत्रिय का क्या हुआ, इसे क्षत्रिय का हो जाता है खत्री। इसे का क्या हो गया, तो इसी का हो गया खत्री। तो खत्री कैसा हो गया, तो यहाँ पर जैसे श है, ये छ साते का, तो ये क्षत्रिय का क्या हो जाता है, ये क्षत्रिय का हो गया ख। तो जो श होता है ये श किस में बदल गया, ख में बदल जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड। तो ये था इसका पहला तरीका जो आपको एग्जाम में ध्यान रखना होगा। तो जहां पर भी ये क्षत्रिय का लिखा रहे तो आप समझ जाना कि वह कौन सा शब्द होता है, वह तत्सम का शब्द होता है। और जब इसके रूप में परिवर्तन हुआ, मतलब ये तद्भव में इसका रूप परिवर्तन होगा, तो ये श का क्या हो जाएगा, ये ख हो जाता है। आ रहा समझ में। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला उदाहरण देखिए इसमें। ठीक है, तो अगला इसमें आ जाता है कि जैसे वह होता है, वह है ना। तो ये जो वह होता है इसका प्रयोग तो किसमें किया जाता है, तत्सम शब्दों में। और जब इसको हम तद्भव में लिखेंगे तो तद्भव में परिवर्तन के बाद इसका क्या हो जाएगा, व बकरी का। मतलब कि यहाँ पर जो वह वंशी का है या वह वन का होता है, जब इसी को तद्भव में लिखा जाएगा तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, वह में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो ये जो वह है इसका प्रयोग किस में होगा, तत्सम शब्दों में। और जो वह बकरी का होता है यह किस में प्रयोग किया जाएगा, इसका ये तद्भव में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद फिर जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें ण का प्रयोग किया जाता है, और जब तद्भव में इसका प्रयोग किया जाएगा तो यही ण का क्या हो जाएगा, न हो जाता है। कैसे, तो इसका उदाहरण देखिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे वह वंशी का और ण इसका प्रयोग होता है किसमें, तत्सम में। और वह वंशी का क्या बन जाएगा, बकरी का। और ये जो ण है यही ण किस में बदल जाएगा, न में बदल जाता है। तो इसका उदाहरण देखिए तो उससे आपको क्लियर होगा। जैसे हमने लिखा यहाँ पर वणिक। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पर वणिक। तो वणिक, अब इसका जब तद्भव होगा
तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तो इसका तद्भव हो जाता है वनिया। क्या हो जाएगा, बनिया। तो अब देखिए यहां पर कि जो वह है वह वंशी का, तो यह वह वंशी का प्रयोग किया जाता है किसमें, तत्सम में, और इसका तद्भव रूप क्या हो गया, तो इसका तद्भव हो जाता है व बकरी का। फिर इसके बाद में जो हमने बताया यहाँ के जो ण होता है, तो यही ण किस में बदल जाएगा, न में बदल जाता है तद्भव में। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो ण है ये ण किस में बदल गया, यहाँ पर न नल में, इसलिए वणिक का क्या हो जाता है, तो वणिक का हो गया बनिया। तो ये तरीके, ये ट्रिक आपको याद रखनी होगी फ्रेंड, तो इससे आप आसानी से एग्जाम में शब्द को पहचान सकते हैं कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वणिक किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या बताना होगा, तो आपको बताना होगा तत्सम है। फिर इसके बाद में जो बनिया शब्द है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बनिया किस प्रकार का शब्द होता है, तद्भव है, तत्सम है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा कि यह क्या है, तद्भव होता है। ठीक है। इसके बाद फिर ऐसे ही अगला इसका उदाहरण आता है कि जैसे वृश्चिक, वृश्चिक, तो ये वृश्चिक का तद्भव क्या हो गया, तो इसका तद्भव हो गया बिच्छू। इसका तद्भव क्या हो जाता है, बिच्छू हो जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो वह वंशी का है यह किस में बदल गया, यहां पर ब बकरी में, इसलिए वृश्चिक का क्या हो जाता है, बिच्छू हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर ऐसे ही वक, वक का मतलब क्या हो जाएगा, बगुला। वक मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बगुला। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो तत्सम शब्द है, ठीक है, तो इसमें देखिए जरा, बगुला, ठीक है, तो तत्सम शब्द यहां पर है क्या है, वक। तो वक में यहां पर जो वह है ये वह वंशी का है। तो तत्सम शब्द में हमेशा इसका वह वंशी का ही प्रयोग किया जाएगा, व बकरी का नहीं। व बकरी का तो प्रयोग किसमें किया जाएगा, तद्भव में किया जाता है। तो वक का मतलब क्या है, वगुला। तो ध्यान रखें ये वक संस्कृत का शब्द है, और इसका जब और सरल रूप हुआ, मतलब कई वर्षों के बाद इसके रूप में परिवर्तन हुआ, तो शब्द क्या बना, बगुला बना। ठीक है। तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनके रूप में जब परिवर्तन हो जाता है, और परिवर्तन होने के बाद में जो शब्द बनता है, उन्हीं शब्दों को हम कहते हैं तद्भव शब्द। तो ये जो तद्भव शब्द होते हैं ये हमारे हिंदी के शब्द होते हैं और सरल होते हैं, आ रहा समझ में। और जो तत्सम शब्द होते हैं ये थोड़े क्लिष्ट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए, तो यहां पर हमने आपको ये दो तरीके बताए, दो ट्रिक बताई। अब इसके बाद फिर आगे देखिए, अगला तरीका या अगली ट्रिक होती है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे स्र होते हैं, तो ये स्र आ जाए, इसके बाद फिर ये स होता है, फिर इसके बाद में ये स होता है। तो ये तीनों स का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो इन तीनों ही स का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है। तो ये तीनों ही स का प्रयोग किसमें होता है, हमारे तत्सम शब्दों में किया जाता है। फिर इसके बाद में जब हम इनको तद्भव में बदलते हैं तो इनके स्थान पर कौन सा स लिखा जाएगा, तो इनके स्थान पर स, जो स सड़क का होता है, इसको लिखा जाता है। तो ये स का प्रयोग किसमें होगा, हमारे तद्भव शब्दों में होता है, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। ठीक है। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं, तो मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि ये संस्कृत के रूप में परिवर्तित होकर जो शब्द बने हैं उनको कहते हैं तद्भव शब्द। मतलब जो संस्कृत के शब्द हैं उनके रूप में परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन के बाद में जो शब्द बने हैं वे शब्द हैं तद्भव, और ये सरल होते हैं और हमारी हिंदी के शब्द होते हैं ये। ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए अब आप, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने लिखा कि श्रृंगार, ठीक है, हमने लिख दिया यहां पर श्रृंगार। तो श्रृंगार, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि इसमें ये आधा श्रेय है। तो जब इसका हमने तद्भव लिखा, मतलब जब इसके रूप में परिवर्तन हुआ, जो श्रृंगार शब्द होता है, ध्यान रखना फ्रेंड कि श्रृंगार सिर्फ और सिर्फ यही सही होता है, बाकी इसके अलावा जितने भी प्रकार से लिखा जाता है सब गलत होता है। ठीक है। तो यही रूप इसका सही है। अब इसके बाद में
जब तद्भव में इसका परिवर्तन हुआ, मतलब जब इसके रूप में परिवर्तन हुआ तो ये श्रृंगार से क्या हो गया, श्रृंगार से हो गया श्रृंगार, इसका क्या हो गया, श्रृंगार हो जाता है। तो यहां पर अभी हमने आपको बताया कि जो स्र है तो स्र का क्या हो गया है, ये स हो जाता है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि यहां पर ये जो स्र होता है इसका क्या हो गया, ये स, तो तद्भव में स सड़क का हो जाता है, इसलिए ये श्रृंगार का क्या हुआ, श्रृंगार हुआ है। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर ऐसे ही अगला आ जाता है जैसे श्रृंग, श्रृंग, तो इसी श्रृंग का क्या हो गया, तो इसी श्रृंग का हो जाता है सींग, क्या हो गया फ्रेंड, सींग हो जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए जो सींग शब्द होता है तो यह सींग शब्द कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना होगा यह तद्भव शब्द होता है। फिर इसके बाद में ऐसे ही अब अगला उदाहरण देखिए इसका, जैसे स शक्कर का है। ठीक है, तो स शक्कर का मतलब यहां पर ये कौन सा स है, ये तालव्य स होता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि तालव्य स में जैसे स्वसुर, जैसे स्वसुर। ठीक है, अब ये स्वसुर ये तत्सम शब्द है। ठीक है, अब इसके रूप में परिवर्तन हुआ, तो रूप में परिवर्तन होने के बाद इसका तद्भव रूप क्या हुआ, तो इसका तद्भव रूप हो जाता है ससुर, क्या हो जाता है, ससुर। अब हो सकता है कि शायद आपको पता ना हो कि जो तत्सम रूप होता है ये होता है स्वसुर और ये इसका तद्भव रूप होता है। आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो ससुर है ये किस प्रकार का शब्द है, तत्सम है या तद्भव है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना होगा यह तत्सम शब्द है। और यहां पर ये जो स्वसुर होता है यह क्या है, तत्सम शब्द है। तो ये विशेष आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर ऐसे ही अगला आ जाता है कि जैसे श्वश्रु, जैसे श्वश्रु, तो ये श्वश्रु क्या है, यह तत्सम शब्द होता है और इसका तद्भव क्या हुआ, तो इसका तद्भव हो जाता है सास, क्या हो जाता है, सास। ठीक है, मदर इन लॉ जिसको हम कहते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये शक्कर का किस में बदल जाता है, सड़क में, और यहां पर ये जो स्र है, श्री वाला स्र, तो यह भी किस में परिवर्तित हो जाता है, तो यह भी स में परिवर्तित हो जाता है जब हम तत्सम से तद्भव में लिखते हैं तब। ठीक है, तो ये तत्सम से तद्भव शब्द कई वर्षों के बाद बने हैं, मतलब जो तत्सम शब्द होते हैं तो इनके रूप में परिवर्तन कई वर्षों के बाद हुआ और परिवर्तन होने के बाद जो शब्द बने हैं वही शब्द हैं तद्भव शब्द। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे कैसा पूछेगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो श्वश्रु शब्द होता है यह किस प्रकार का शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना पड़ेगा तत्सम। या हो सकता है कि कभी कभी एग्जाम में आपको 4 शब्द देते हैं, तो 4 में से 3 शब्द आपको दिए जाएंगे तद्भव और 1 दिया जाएगा तत्सम। तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम शब्द है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन होगा जो तत्सम शब्द का होगा, बाकी 3 शब्द तद्भव के होंगे। तो ये आपको इसमें विशेष ध्यान रखकर सावधानी से इसको छांटना होगा या सावधानी से आपको आंसर देना होगा। ठीक है फ्रेंड, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद में फिर अगला देखिए इसमें कि जैसे त्र होता है। ठीक है, तो जो त्र होता है इस तरह का प्रयोग कहां पर किया जाएगा, तो ये त्र का क्या होगा, त होगा। तो ध्यान रखिए कि जो त्र होता है तो त्र का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, मतलब तत्सम में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा इसका प्रयोग, तत्सम में। और इसी का फिर तद्भव में जब हम परिवर्तन करके लिखेंगे तो वो क्या लिखा जाएगा, तद्भव में त। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो जो त्र का प्रयोग किया जाता है वह तत्सम में किया जाता है और फिर तद्भव में क्या हो जाएगा, यह त हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए अब ये त्र का त कैसे होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा कि जैसे चित्रकार, तो जो चित्रकार होता है यह तत्सम शब्द होता है। अब इसी का फिर तद्भव रूप क्या हुआ, मतलब इसके रूप में परिवर्तन हुआ, इस शब्द में परिवर्तन हुआ, तो इसका परिवर्तित रूप क्या हुआ, ये हो जाता है चितेरा। क्या हो जाता है, चितेरा। तो यहां पर हम ये जो त्रिशूल देख रहे हैं ये त्रिशूल किस में बदल जाता है, ये त में
बदल जाता है। तो ये याद रखने के, पहचानने के तरीके हैं, थोड़ी सी ट्रिक है जो आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर ऐसे ही जैसे हम लिखते हैं राजपुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो फिर यहां पर जो त्र है ये त्र, कौन सा, ये त्र, तो ये त्र किस में बदल जाएगा, ये त में बदल गया, इसीलिए तो फिर क्या हुआ, ये राजपुत्र से राजपूत हो गया, मतलब राजा का पुत्र। फिर इसके बाद में तो ये ध्यान रखें कि जो त्र का क्या हो गया, यहां पर ये त्र का हो जाता है ये त हो गया। फिर ऐसे ही ऐसे हम देखते हैं कि अगला आ जाता है कि पुत्र, पुत्र, ठीक है, तो जो पुत्र है तो यही पुत्र का क्या हो गया, पुत्र का हो गया पूत। तो ये जो त्रिशूल है ये त्रिशूल किस में बदल गया, ये त में बदल जाता है। आ रहा समझ में, तो तत्सम से जब तद्भव शब्द बने तो ये त्र किस में हो गया, फिर ये त में बदल जाता है। इसके बाद फिर ऐसे ही जैसे कुपुत्र हुआ, ठीक है, ऐसे ही जैसे कुपुत्र होता है, तो कुपुत्र का जब तद्भव रूप हुआ तो इसका तद्भव क्या हो गया, तो इसका तद्भव हो जाता है कपूत, क्या हो गया, कपूत हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में ऐसे ही जैसे सुपुत्र, ऐसे ही सुपुत्र, तो सुपुत्र का क्या हुआ, तो सुपुत्र का हो जाता है सपूत। आ रहा समझ में, तो ये त्रिशूल किस में बदल रहा है, तो ध्यान रखना कि जो त्रिशूल होता है यह तत्सम शब्द में प्रयोग में लाया जाता है, और उसका फिर तद्भव क्या हो जाता है, तो त्रिशूल का हो जाता है त। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला, तो अगला तरीका या अगली ट्रिक होती है कि इसमें यह जो तत्सम शब्द होते हैं इसमें यह का प्रयोग अधिक होता है, और जब इसका रूप परिवर्तित हुआ तो यही यह ज में बदल जाता है। कैसे, ये देखिए, तो तत्सम शब्द जो होते हैं उसमें यह का प्रयोग होता है, और जो तद्भव होते हैं उनमें यही यह का ज हो जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि ये जो यह होता है इसका प्रयोग किस में होगा, तो इसका प्रयोग होता है तत्सम शब्दों में, और ये जो ज है इसका प्रयोग होता है तद्भव शब्दों में। कैसे, तो ये देखिए, अब जैसे युग, ठीक है, जैसे युग, तो युग का क्या हो जाता है, तो युग का हो गया जुग, ठीक है, तो तत्सम शब्द क्या है, तो तत्सम तो है युग, और इसका तद्भव क्या हो जाता है जुग, तो या का क्या हो जाता है, जा हो जाता है। अब इसके बाद फिर ऐसे ही अगला उदाहरण इसका आता है कि जैसे योगी, योगी, तो योगी का तद्भव क्या हो जाता है, तो योगी का तद्भव होता है जोगी। आ रहा समझ में, तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि योगी किस प्रकार का शब्द है, तो आपको याद रखना होगा कि योगी है तत्सम शब्द, और जोगी किस प्रकार का शब्द होता है, तो यह तद्भव शब्द होता है। एग्जाम में ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जोगी किस प्रकार का शब्द है, तो ये तद्भव है। फिर इसके बाद में अगला इसका उदाहरण आता है जैसे जैसे यज्ञमान, जैसे यजमान, तो यजमान का तद्भव क्या हो जाता है, ये हो जाएगा जजमान। इसका तद्भव क्या हो जाता है, तो इसका तद्भव होता है जजमान, याद रखा फ्रेंड, ठीक है। तो ये या का क्या हो गया, ये या का हो जाता है ज, ठीक है। इसके बाद फिर ऐसे ही इसका अगला उदाहरण आ जाता है कि जैसे जैसे यज्ञोपवीत, ठीक है, जैसे यज्ञोपवीत, तो इसी यज्ञोपवीत का तद्भव क्या हो गया, तो इसका तद्भव हो गया जनेऊ। ये आपको ध्यान रखना होगा, इसका क्या हो गया तद्भव, इसका तद्भव हो जाता है जनेऊ, जो ब्राह्मण लोग इसको धारण करते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसा पूछेगा, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो यज्ञोपवीत शब्द होता है यह किस प्रकार का शब्द है, तो यह तत्सम शब्द होता है। आ रहा समझ में, और इसका तद्भव रूप क्या हो गया, तो इसका तद्भव हो जाता है जनेऊ। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद फिर आगे देखिए, अगला आ जाता है कि तत्सम शब्द और या संस्कृत के शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग होता है, जबकि जो तद्भव शब्द होते हैं उसमें इसी अनुस्वार का अनुनासिक हो जाता है। अब ये अनुस्वार और अनुनासिक क्या है, तो ये आपको जानना जरूरी होगा। तो देखिए यहाँ पर कि जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार, ठीक है,
अनुस्वार का प्रयोग किस में होगा? तो इसका प्रयोग होता है तत्सम शब्दों में। और फिर तद्भव में क्या हो जाएगा ये? तो तद्भव में हो जाता है अनुनासिक। ठीक है, तद्भव में इसका प्रयोग किया जाएगा अनुनासिक का। ठीक है, मतलब अगर आपको ये समझ में ना आए या याद न रहे कि अनुनासिक क्या है, तो इसको हम चंद्रबिंदु कहते हैं सरल शब्दों में, है ना। तो जो अनुनासिक होता है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? इसका प्रयोग तद्भव शब्दों में किया जाता है। ठीक है, तो जो अनुस्वार होता है ये हम सिंगल बिंदु को कहते हैं, और जो अनुनासिक होती है उसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है? तो अनुस्वार का मतलब हो जाता है कि जिसका उच्चारण करने में सिर्फ और सिर्फ नाक से वायु निकलती है या नाक से हवा निकलती है, तो उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और फिर अनुनासिक क्या होता है? तो अनुनासिक चंद्रबिंदु होती है, ये चंद्रबिंदु होती है। ठीक है, तो फिर इसको हम परिभाषित कैसे करते हैं? तो अनुनासिक का मतलब होता है कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे नाक और मुंह दोनों से वायु निकलती है, तो उसे हम अनुनासिक कहते हैं। या जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों के माध्यम से किया जाए तो उसको हम अनुनासिक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए चंद्र, ठीक है, तो ये जो चंद्र शब्द होता है, तो चंद्र में यहाँ पर जो सिंगल बिंदु लगी है ऊपर, तो इसको कहा जाता है अनुस्वार। ठीक है, तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं या जो तत्सम शब्द होते हैं उनमें इस अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, और जो तद्भव शब्द होते हैं तो तद्भव शब्दों में इस चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है, मतलब अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। तो तत्सम शब्द होता है चंद्र, और इसी का तद्भव क्या हो जाता है? चांद हो जाता है। ऐसे ही फिर अगला उदाहरण इसका आता है कि जैसे चंद्रिका, जैसे चंद्रिका, तो चंद्रिका यह तत्सम शब्द होता है, और इसी का तद्भव क्या हो जाएगा? तो इसी का तद्भव हो जाता है चांदनी। क्या हो जाएगा? तो इसी का हो जाता है चांदनी। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो जो चांदनी होता है, तो चांदनी में ऊपर जो चंद्रबिंदु है यह अनुनासिक होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में ऐसे ही अगला उदाहरण इसका आ जाता है कि जैसे जंघा होता है, तो जंघा यह तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द होता है, और इसी का तद्भव रूप क्या हो जाता है? तो इसका तद्भव रूप हो जाता है जांघ। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि जो जंघा शब्द होता है, तो जंघा यह किस प्रकार का शब्द है? तो यह तत्सम शब्द होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो ये जो ट्रिक बता रहा हूँ, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में आपकी बहुत सहायता करेगा ये। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला देखिए कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें री का प्रयोग होता है, और ये री या ऋषि, इनका प्रयोग सिर्फ संस्कृत में किया जाता है। कैसे? ये देखिए, तो जैसे जो ऋषि होता है, ये ऋषि, तो ऋषि का प्रयोग सिर्फ किस में किया जाता है? ऋषि का प्रयोग तत्सम में किया जाता है। याद रखना आप लोग, इसका प्रयोग किस में किया जाएगा? तत्सम में किया जाता है। ठीक है, तो ऋषि का प्रयोग किस में किया जाएगा? तत्सम में। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब कैसे? तो इसका एक उदाहरण देखिए। तो हम एक तरफ इसमें लिख देते हैं कि ये तत्सम शब्द है, और दूसरी तरफ आपको याद रखना है कि तद्भव शब्द है। ठीक है ना। अब इसमें देखिए कि जैसे हमने लिखा यहाँ पर गृह, क्या लिखा हमने यहाँ पर? गृह। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो मात्रा लगी है इसमें, तो यह मात्रा किसकी होती है? तो यह मात्रा ऋषि की होती है फ्रेंड। याद रखना आप लोग, किसकी मात्रा है? ये ऋषि की है। ये ऋषि की मात्रा होती है। इसलिए जब भी आप इसका उच्चारण करें तो इसको गृह बोले। आप क्या बोलना है आपको? गृह, ना कि ग्रह। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं गृह, और जब इसका तद्भव हुआ तो तद्भव रूप इसका क्या हो जाता है? तो तद्भव रूप हो जाता है इसका घर। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में ऐसे ही इसका अगला उदाहरण आता है कि जैसे गृहिणी, अगला उदाहरण है इसका गृहिणी। तो यही गृहिणी हम देखते हैं कि इसका जब तद्भव हुआ तो इसका तद्भव रूप क्या हो जाता है? तो इसका तद्भव रूप हो जाता है घरनी, या इसी को घर वाली कहते हैं हम। क्या कहा जाता है इसको? इसी को घरनी या
इसी को घर वाली कहते हैं। तो तत्सम रूप तो है गृहिणी और तद्भव रूप क्या हो गया इसका, घरनी या घर वाली। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे अगला आ जाता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें आधा र की मात्रा ऊपर लगती है। तो आधा र की मात्रा कैसे, ये देखिए इसमें जैसे हमने लिखा कि जो इस प्रकार से मात्रा लगती है, तो ये जो मात्रा लगती है जो आधा र की मात्रा लगती है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये आधा र, तो इसका प्रयोग भी कहाँ पर होता है, तो इसका प्रयोग भी सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में या फिर तत्सम के शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मात्रा ये रहती है ये आधा र की मात्रा होती है, ठीक है, जिसको र के रेप की मात्रा कहते हैं। तो इसका प्रयोग किस में किया जाएगा, तो इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। आ रहा समझ में, इसका प्रयोग किस में किया जाएगा, तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कैसे, ये देखिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि तत्सम शब्द और उसका फिर तद्भव क्या होगा, ये देखिए इसमें तत्सम और तद्भव, ठीक है, तद्भव। तो इसके उदाहरण देखिए कि जैसे हमने लिखा, ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर चर्म। तो ये जो मात्रा ऊपर लगती है फ्रेंड, ये जो मात्रा ऊपर लगती है ये र के रेप की मात्रा बोलते हैं हम। ये आधा र की मात्रा होती है। आ रहा समझ में, अगर ऐसी कोई मात्रा लगी है किसी भी वर्ण के ऊपर तो आप याद रखना कि ये आधा र की मात्रा होती है। तो ये होता है तत्सम। तो जितने भी तत्सम शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं, उसमें ये र के रेप का प्रयोग होता है, मतलब आधे र की मात्रा लगाई जाती है। तद्भव शब्दों में कभी भी इनका प्रयोग नहीं होता। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने लिखा, और इसका तद्भव क्या हो जाता है, तो इसका तद्भव हो जाता है चाम। आ रहा समझ में, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, चाम हो जाएगा, मतलब चमड़ा हो जाएगा। ऐसे ही कि जैसे कर्म होता है, ऐसे ही कर्म का क्या हो जाएगा, तो ऐसे ही कर्म का हो जाता है काम। इसके बाद फिर ऐसे ही जैसे चरवण होता है, चरवण, तो चरवण का तद्भव क्या हो जाएगा, तो चरवण का हो जाएगा तद्भव चबाना। क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका हो जाएगा चबाना। तो याद रखना एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि जो चरवण होता है ये तत्सम शब्द होता है, तो इसका तद्भव क्या होगा, तो तद्भव आपको ये बताना होगा चबाना। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो जितने भी आधा र की मात्रा लगती है ना, ये सब किस में लगती है, तत्सम शब्दों में लगती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब इसके बाद में आगे देखिए, आगे आ जाता है कि जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें र की मात्रा का प्रयोग होता है, ठीक है, और यह र का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही किया जाता है, तद्भव में इनका प्रयोग नहीं होता। कैसे, ये देखिए, तो जो र का प्रयोग होता है, तो र का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किस में किया जाता है, तो र का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ तत्सम शब्दों में ही किया जाता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कि र का प्रयोग कैसा होता है, तो इसका प्रयोग सिर्फ कहाँ किया जाएगा, तत्सम शब्दों में किया जाता है, इसका प्रयोग तद्भव शब्दों में नहीं किया जाता। तो उदाहरण के लिए देखिए कि जैसे हमने लिखा ग्राम, ये हमने लिख दिया यहाँ पर ग्राम, ठीक है, तो ग्राम का तद्भव क्या हो जाएगा, तो ग्राम का तद्भव हो जाएगा गांव। क्या हो जाएगा, गांव। कैसे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो ग है, इसमें ध्यान रखना फ्रेंड हमेशा, तो इसमें हमेशा आधा क्या रहता है ग, और पूरा क्या रहेगा इसमें रस्सी का, मतलब र इसमें होता है। तो ये र का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होता है, ये तत्सम शब्दों में ही इसका प्रयोग किया जाता है, और इसके जब रूप में परिवर्तन हो जाता है तो वही क्या हो जाएगा, तद्भव। तो यही क्या हो जाएगा फिर गांव का, ग्राम का गांव हो जाता है। ऐसे ही फिर ग्रामीण, ऐसे ही जैसे ग्रामीण, तो ग्रामीण का तद्भव क्या हो जाएगा, तो ग्रामीण का तद्भव हो जाता है गवार। क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है गवार। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। फिर इसके बाद में एक लास्ट इसका उदाहरण आता है, जैसे हमने लिखा दंष्ट्रा। क्या लिख दिया हमने, दंष्ट्रा, ठीक है, तो दंष्ट्रा का तद्भव क्या हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा दाढ़। क्या हो गया, दाढ़, ठीक है। अब
यहां पर कभी आपने विचार किया इस पर कि ये जो ऐसा लगा रहता है तो इसमें ये होता क्या एक्चुअल में, ये र का चिन्ह होता है, ठीक है। तो इसमें कैसे, तो जब कोई भी आधा वर्ण हम लिखते हैं, जैसे ट है तो ट क्या है, ये आधा है, तो आधा के लिए हम क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हलंत, ठीक है। तो ये हमने आधा ट के लिए हलंत लगा दिया और इसी में ये र की मात्रा लगा दी। क्या लगा दी, र की मात्रा। तो इस प्रकार से ये ऐसा लिखा जाता है दंष्ट्रा। आपको हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे राष्ट्र में अपन लगाते हैं नीचे र की मात्रा, तो ट इसमें आधा होता है और र पूरा होता है। तो ये जो ऐसी मात्रा अपन लगा रहे हैं ना, ये वाली, ये र की मात्रा होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो इसका प्रयोग सिर्फ हम कहां पर होता है, तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड। तो इसीलिए यहां पर दंष्ट्रा का क्या हो जाएगा, ये दाढ़ हो जाता है। तो दंष्ट्रा तत्सम शब्द होता है और दाढ़ तद्भव शब्द होता है, ठीक है। तो ये आपको हमने इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताए फ्रेंड। अब ऐसे तो तत्सम और तद्भव बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं याद रखने लायक, वो आपको याद रखना होगा। अब जैसे एला, तो एला तत्सम शब्द होता है और इलायची उसका तद्भव हो जाता है। ऐसे ही मक्षिका, तो मक्षिका तत्सम शब्द होता है और उसका तद्भव हो जाता है मक्खी। ऐसे ही बलिवर्द, तो बलिवर्द तत्सम शब्द होता है और उसका तद्भव हो जाता है बैल, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इससे संबंधित तत्सम और तद्भव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हमने आपको बताए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।